एवरीबॉडी। हम बलवन को पढ़ रहे थे। बलवन के बारे में हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कल की क्लास में देख ली थी। आज हम बलवन के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बलवन का प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नंबर एक बात, बलवन का राजस्व। बलवन का राजस्व सिद्धांत। ये शब्द है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इस सिद्धांत की बात करेंगे। बलवन का राजस्व सिद्धांत। ये राजस्व नहीं है, पहली बात तो ये है। राजस्व, राजस्व यानी कि रुपया पैसा वाला सिद्धांत नहीं है। ये राजस्व का हिंदी अर्थ होता है राजा का संपूर्ण इतिहास। राजा का संपूर्ण इतिहास या संपूर्ण इतिहास या राजा का संपूर्ण इतिहास या ये होता है राजस्व का मतलब। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका जो सिद्धांत था, राजस्व का सिद्धांत। इसमें दो तीन चीजें थी। इसका सिद्धांत जिन पर आधारित था वो थी शक्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय, इन तीन चीजों पर बलवन का राजस्व का सिद्धांत आधारित था। शक्ति से यहां मतलब है कि बलवन निरंकुश शासन में विश्वास करता था। किसमें? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन में विश्वास करता था। निरंकुश शासन मतलब, या इसे अपन भी कहते हैं, राजतंत्र में विश्वास करता था। ठीक। अब दूसरी बात यह आती है कि राजतंत्र का जो सिद्धांत था ये इसने कहां से लिया। दूसरी बात यह आती है कि इसने जो राजतंत्र का सिद्धांत था ये कहां से लिया था। तो ये लिया था ईरान। कहां से लिया था? ईरान। ईरान से लिया था। ईरानियों की पद्धति थी राजस्व का सिद्धांत, वहां से लिया गया। अब दूसरी स्थितियां इसमें इस प्रकार थी कि यह आपकी समझ में आया होगा कि बलवन का जो राजस्व सिद्धांत था उसका मुख्य आधार निरंकुश शासन था, अर्थात राजतंत्र था। इस राजस्व सिद्धांत के तीन आधार स्तंभ थे, शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय, यानी कि यह न्याय में विश्वास करता था। अब न्याय में कैसे विश्वास करता था ये हम आगे इसी टॉपिक में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्याय की स्थापना इसने किस प्रकार की थी। इसके बाद स्थितियां इस प्रकार रही कि इसने अपने पुत्र था, इसका एक बुगरा खां। उसका क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था बुगरा खां। उससे एक बात कही न्याय के बारे में, राजा के बारे में, कि राजा देव तत्व होता है। उसकी कोई समानता नहीं कर सकता। ये बात इसने कही थी कि राजा देव तत्व होता है, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता, अर्थात वो ईश्वर के समान है। तो राजा को क्या माना है इसने? ईश्वर माना है।
तो इस लिए ये क्या कहता है कि ये जो बातें कही थी इसने कि राजा देव तत्व होता है, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता, ये बातें अपने पुत्र बुगरा खां से इसने ये बातें कही थी। अब न्याय की बात यदि करते हैं कि न्याय किस प्रकार इसने स्थापित किया इस राजत्व सिद्धांत के तहत, वो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कि बदायूं का सूबेदार था, इसके बारे में पढ़ेंगे। बदायूं का अख्तेदार, अख्तादार कह सकते हो, इख्तेदार कह सकते हो, बात है इसकी। इख्तेदार था मलिक बकबक। इसके बाद दूसरी स्थिति इस प्रकार थी कि अयोध्या, दूसरी थी अयोध्या, जैसे अवध कहते हैं। दूसरी क्या थी? अयोध्या, जिसे क्या कहते हैं? अवध। अवध का अख्तेदार था मलिक हैबर। मलिक हैबर। तीसरा इसमें था, अवध का सूबेदार था एक, अवध का सूबेदार, यानी ये तो इख्तेदार थे, अख्तादार थे, और ये कौन था? सूबेदार, अमीन खान। और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक शेर खां था। कौन था? शेर खां। ठीक। न्याय की मैंने शक्ति की बात की थी कि उसने शक्ति के लिए बलबन ने राजत्व सिद्धांत में शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय, तीन चीजों की स्थापना की थी राजत्व सिद्धांत के तहत। ये आप याद रखेंगे, मोस्टली ऐसी चीजें हैं। शक्ति को मैंने बताया कि उसने कहा था कि बुखरा खां से, अपना पुत्र जो था इसका, उससे कहा कि राजा देव तत्व होता है, ईश्वर का तत्व होता है उसमें, उसकी समानता इस दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती सिवाय अल्लाह के, सिवाय भगवान के, सिवाय ईश्वर के। तो वो शक्ति को इस प्रकार स्थापित किया उसने। आप समझ रहे होंगे कि राजा कितना शक्तिशाली था, कितना शक्तिशाली बलबन ने इसको बना दिया। इसके बाद अपन कर रहे हैं न्याय की बात। ये न्यायप्रिय था, तो न्यायप्रियता के लिए इसने क्या किया, मैंने ये दो तीन चीजें इसके ऊपर लिखी, इनको समझने का प्रयास करेंगे। ये इसके शक्ति सिद्धांत में, सॉरी, राजत्व सिद्धांत के अंदर ही आएंगे। बदायूं यूपी में है, अयोध्या यूपी में है, अवध यूपी में, और सीमावर्ती दुर्ग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा वगैरह आता है, ये क्षेत्र वो। तो बदायूं उत्तर प्रदेश, ये भी यूपी और ये भी यूपी, और ये सीमावर्ती दुर्ग क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पंजाब हरियाणा वाला। तो बदायूं का अख्तेदार था मलिक बकबक। मलिक बकबक नाम था इसका। इसने क्या किया, इसका कोई नौकर था, उसे छोटी सी गलती के लिए, उस नौकर की छोटी सी गलती के लिए मलिक बकबक ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। और ये चीज जब पूरे बदायूं में पता चली करीब 1 महीने बाद, तो ये खबर जो मलिक बकबक ने अपने नौकर को मरवाया था, ये खबर तुरंत कहां पहुंच गई? दिल्ली, बलबन के पास। बलबन ने अपने पास इसे बुलाया, मलिक बकबक को, कि मुझे आपसे कुछ हिसाब किताब करना है, आप दिल्ली आ जाइए। तो जब ये दिल्ली पहुंचा तो तुरंत मलिक बकबक को क्या किया इसने? मृत्यु दंड दिया। आप समझ सकते हो, एक अच्छा पद है, अख्तेदार, एकता प्रथा जो थी, उसका सर्वोच्च अधिकारी था, लगान वसूलता था, और उस लगान को वहां से, बदायूं से कहां भेजा था? सिर्फ केंद्र की ओर, केंद्र भेजता था, यानी कि दिल्ली भेजता था बलबन के पास। बलबन को आय हो रही थी इससे, ठीक है। फिर भी क्या किया इसने? मलिक बकबक को क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया। स्थिति ये रही, ये खत्म हुआ बात। दूसरी, अयोध्या का एक अख्तेदार था मलिक हैबर। कौन था? मलिक हैबर। भ्रष्टाचार के लिए
भ्रष्टाचार के लिए मलिक हैबत को करीब 500 कोड़े लगवाए। कितने कोड़े लगवाए? 500 कोड़े लगवाए। इसके बाद एक अवध का सूबेदार था अमीन खान। अमीन खान ये बंगाल पंजाब की साइड एक अभियान पे गया था। अमीन खान सूबेदार, उसमें असफल रहने पर इसको भी मरवा दिया इसने। किसको मरवा दिया? अमीन खान को मरवा दिया। ठीक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, इसके चाचा का लड़का था, बलबन के चाचा का लड़का। ये कौन था? बलबन के चाचा का लड़का था। चाचा का लड़का, बलबन के चाचा का लड़का था शेर खान। इसको क्या किया? इन दुर्गों की रक्षा नहीं करने के, ठीक ढंग से रक्षा नहीं करने के कारण इसको विष दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया, विष दे दिया। इसके कारण इसकी शेर खान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सोच लीजिए, अपने सगे संबंधी जो थे उनको भी बलबन ने नहीं बख्शा। तो इससे इसकी न्यायप्रियता साफ झलकती है। अगर कुल मिला के ये देखा जाए, जितना भी ये काम किया इसने, कि बदायूं का अख्तेदार मलिक बकबक, वैसे बयाल रखेंगे। अयोध्या का अख्तेदार मलिक हैबत, अवध का सूबेदार अमीन खान और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक शेर खान। ये सभी इसलिए भी मरवाए गए, इसलिए भी इनके साथ हैवानियत की गई, इसलिए भी इनकी मौत इनको दी गई। ये 40 था ना दुर्गे 40 इल्तुतमिश वाला, वो ये जो दुर्गे 40 था तुर्कान ए चहलगामी, इसको खत्म किया इसने, इन सभी को खत्म करके। ये मुख्य उद्देश्य था इसका। वरना छोटी सी गलती के ऊपर भाई सूबेदार गया एक अभियान पे, सफल नहीं हुआ, इसमें क्या है? नहीं होता कई बार, राजा भी नहीं होते, सुल्तान नहीं होता कई बार। तो रक्षा नहीं, थोड़ी बहुत रक्षा में चूक होने के कारण तुरंत कैसे दिया, ये सब बेकार की बातें थी। मुख्य उद्देश्य बलबन का ये नहीं था इनको मारना। मुख्य उद्देश्य था बलबन इनका किसको खत्म करना? तुर्कान एक चहलगामी जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको क्या किया इसने? समाप्त कर दिया, इन सभी को मृत्यु दंड देने के बाद। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? आगे स्थितियां देखो इसमें क्या है। अब इसके कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में, यानी कुछ अभियान के बारे में अपन बात करेंगे। एक था, एक बंगाल का सूबेदार था, इसके बाद जो मर गया उसके बाद, तुगरिक खान। क्या नाम था इसका? तुगरिल खान। तुगरिल खान था। इस तुगरिल खान था, इसने 1279 में, कब? 1279 में विद्रोह कर दिया। क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो मतलब दिक्कत खड़ी होगी। दिक्कत खड़ी होगी तो क्या होगा? इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए बलबन ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन ये शांत नहीं हुआ। उसके बाद भी इसने क्या किया? बलबन स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए 1280-81 में गया और उस तुगरिल खान को क्या किया? मार दिया उसको, और ये विद्रोह शांत हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तुगरिल खान ने विद्रोह कब किया? 1279 ईस्वी में। बंगाल का क्या था? ये सूबेदार था। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि भारत में पहली बार किसी दास ने, ये इसका दास था बलबन का, पहली बार भारत में सल्तनत काल में भारत में पहली बार किसी दास ने विद्रोह किया। कौन था वो दास? तुगरिल खान था। यानी कि भारत में पहली बार किसी दास ने क्या किया? विद्रोह किया।
इसके बारे में ये था कि जब ये तुगरिल खां से लड़ने के लिए बलबन गया, तो ये तुगरिल खां बंगाल के जंगल जो थे उनमें भाग गया। लेकिन ये भागते हुए एक अली नामक सैनिक द्वारा पकड़ा गया, और अली ने ही इसे क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, तो ये स्थितियां इस प्रकार इसमें। और अली जो सैनिक था, इसको एक उपाधि इसके द्वारा दी गई, तुगरिल कुस। अली को कौन सी उपाधि दी गई? अली को कौन सी उपाधि दी गई? तुगरिल कुस। तुगरिल कुस की उपाधि अली को दी गई। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। बंगाल का एक सूबेदार था, शासक था तुगरिल खां। ये बलबन का दास था। इसने 1279 ईस्वी में बंगाल में कर वृद्धि और सुल्तान के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया। कुछ भ्रष्टाचार भी करने लगा था इसलिए। और जब इसने विद्रोह कर दिया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम बार अपने पुत्र को भेजा। इसको शांत करने में असफल रहा। तो फिर उसके बाद 1281 में बलबन गया। किसको? तुगरिल खां को। तुगरिल खां के विद्रोह को शांत करने के लिए जब ये गया, तो इसके डर से ये कहाँ गया? जंगलों में भाग गया। और इस जंगलों में इसे अली नामक सैनिक द्वारा क्या किया गया? पकड़ लिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया, वहीं तुगरिल खां को। तो अली नामक सैनिक को जो बलबन था, उसके द्वारा तुगरिल कुस की उपाधि दी गई। कुस है ये, तुगरिल कुस की उपाधि दी गई थी। इसके बाद बलबन के कुछ प्रशासनिक कार्यों की बात करते हैं। प्रशासनिक कार्य और क्या क्या किए इसमें इसकी विद्रोह की स्थिति थी। नंबर एक बात, स्थायी सेना इल्तुतमिश ने रखी, लेकिन तत्पर सेना तुरंत तैयार, तत्पर सेना रखी इसने। तत्पर सेना, स्थायी सेना सबसे पहले किसने रखी? इल्तुतमिश ने। लेकिन तत्पर सेना सर्वप्रथम किसने रखी? तुरंत तैयार, नंगी तलवार लेके साथ रहते थे। तो किसने की इसकी स्थापना? बलबन ने की। इसके बाद है सैन्य विभाग की स्थापना। सैन्य विभाग जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। सैन्य विभाग की स्थापना दीवाने अर्ज कहा जाता था। इसकी स्थापना इसने की थी। और सैन्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इमादुल मुल्क को। इमादु मुल्क, इमादुल ये शब्द है, इमादुल मुल्क को सर्वप्रथम दीवाने अर्ज का अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बात, एकताओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की। इसलिए की थी एकताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि एकताओं में जो मुफ्ती होते थे, एकता का अध्यक्ष था मुफ्ती, प्रांतीय एकता का था मुफ्ती, और उसका भी ग्रामीण एकता का मुफ्ती। तो मुफ्ती क्या करने लगे थे? इल्तुतमिश के काल से ही क्या करने लगे थे? भ्रष्टाचार करने लगे थे। और इस मुफ्ती के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की थी। इसके बाद क्या है, इसमें एक चीज और थी, इसने बरीद ए मुमालिक
एक विभाग की स्थापना की थी। बरीद का हिंदी अर्थ होता है गुप्तचर। क्या अर्थ होता है? गुप्तचर। यानी ये गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग। बरीद ए मुमालिक एक नए विभाग की स्थापना की थी। बरीद ए मुमालिक एक नए विभाग की स्थापना की, जिसमें बरीद का अर्थ क्या था? गुप्तचर था, और मुमालिक का अर्थ विभाग से रिलेटेड था। इसके बाद था, इसने अर्ध सैनिक, अर्धनागरिक, अर्धनागरिक व अर्धसैनिक, अर्धनागरिक व अर्धसैनिक प्रशासन की स्थापना की। प्रशासन की स्थापना की। ये आपकी बात समझ आ रही होगी। अर्धनागरिक और अर्धसैनिक, ठीक है, इन दोनों की क्या की? स्थापना की थी। कि कुछ ऐसे सैनिक होते थे जो रोजाना राज दरबार में उपस्थित ना होकर अपनी खेतीबाड़ी का काम करते थे, लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर नंगी तलवार के साथ सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक या हाथी के रूप में या तीरंदाज के रूप में राजा के हमेशा साथ रहते थे। और कुछ लोग अपने खेतीबाड़ी का काम करते थे, वो वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाते थे। उसे क्या कहा जाता था? तत्पर सेना का। तो तत्पर सेना में कौन कौन शामिल थे? अर्धनागरिक और अर्धसैनिक शामिल थे। ठीक है, ये इसके क्या थे? ये इसके क्या थे? प्रशासनिक संबंधी कार्य थे। ठीक है, क्या थे? कार्य थे। प्रशासनिक संबंधी क्या थे? कार्य थे। इसके बाद बलबन के बचपन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बलबन का बचपन, बचपन के बारे में पढ़ लेते हैं। बलबन के कई भाई थे। कई भाई थे, तो ये सभी भाइयों में योग था, वो इससे जलते थे। तो जो भी स्थितियां बनी परिवार के अंदर, उनमें जब भी किसी से कोई वारदात होती तो बलबन को आगे कर दिया जाता था। तो इसलिए सर्वप्रथम मंगोलों ने बलबन को क्या किया? बंदी बना लिया। मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया। बंदी बनाया गया। इस चीज को क्या ध्यान से समझना, थोड़ी इसमें थोड़ा सा समझने लायक चीजें हैं। सर्वप्रथम इसने इसको क्या किया? मंगोलों द्वारा क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। इसके बाद ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, इन मंगोलों ने इसको किसको भेज दिया? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यापारी को बेच दिया। ठीक, बेच दिया। अब ये व्यापारी था। कौन था? व्यापारी। क्यों व्यापारी था? तो इनका काम, व्यापारी काम क्या होता है? चीजों को खरीदना और बेचना, अपना मुनाफा कमाना। तो मंगोलों से बलबन को किसने खरीद लिया? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति ने खरीद लिया। और यहां से, यानी कि फारस से, ये फारस की बात है, यानी कि ये बगदाद की बात है, जिसे आधुनिक ईरान, इराक कहते हैं, वहां की बात है ये। वहां से ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसे दिल्ली ले आया। कहां ले आया? दिल्ली ले आया। ठीक, दिल्ली ले आया। और दिल्ली में इसे किसने? इल्तुतमिश ने खरीद लिया। इल्तुतमिश कौन था? शासक। इल्तुतमिश ने खरीदा। दिल्ली ले आया, और दिल्ली आते ही इसको किसने? इल्तुतमिश ने क्या कर लिया? खरीद लिया। और अपने चालीसा
जो इसका दल था चालीसा का सदस्य बना दिया और इसे एक विशेष पद प्रदान किया, खासदार। इसे एक विशेष पद प्रदान किया जिसे खासदार कहते हैं, खासदार कहते हैं। और इसका अर्थ होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। सोच लीजिए आप कितने अच्छे पद पर ये पहुंच चुका था। चालीसा का एक गुलाम था, खरीदा गया था। खरीदने बेचने वालों की क्या औकात होती है ये आप समझ रहे होंगे कि बलवन बचपन जो था वो अभावों में गुजरा। उसके बाद मंगोलों द्वारा उसे अपने भाइयों द्वारा मंगोलों को बंदी बनवा दिया गया। जबरदस्ती उसको युद्धों के लिए भेजा जाता था, बंदी बना लिया। और ये बंदी बनाने के बाद मंगोलों ने इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी को बेच दिया। जो व्यापारी इसे कहाँ ले आए, दिल्ली ले आए। और दिल्ली में उस टाइम शासक कौन था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इसे किसको खरीद लिया, इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। और 40 का जो था तुर्क के पहलगामी, 40 अमीर तुर्कों लोगों का जो समूह था उसका इसे सदस्य बनाया गया। इसे खासदार का हिंदी अर्थ होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। खासदार का पद दिया गया। आगे स्थितियां ये रही कि जब रजिया शासक बनी, कौन बनी, रजिया, तो इसने इसको किसको, बलवन को अमीर ए शिकार का पद दिया। अमीर ए शिकार, इसे याद रखना। रजिया ने कौन सा पद दिया इसको, अमीर ए शिकार। उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह ने, अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे आमिर ए हाजिब का पद दिया। कौन सा दिया, आमिर ए हाजिब का पद दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे कौन सा पद दिया, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। इसको समझाऊंगा ये हाजिब क्या चीजें हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी द्वारा इसे मंगोलों द्वारा इसको भेज दिया गया। इसके बाद ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसे दिल्ली ले आया, दिल्ली में इसने इसे खरीद लिया, चालीसा का सदस्य बनाया, खासदार का पद दिया। खासदार का हिंदी अर्थ होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। और रजिया ने इसे अमीर शिकार का पद दिया और अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे अमीर हाजिब का पद दिया। अमीर हाजिब का अर्थ होता है, अमीर हाजिब का अर्थ होता है कि सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की जांच करने वाला। अमीर ए हाजिब, अमीर हाजिब का अर्थ है सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की, किससे, सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की जांच करने वाला। इसको याद रखना, थोड़ा कोटेशन में डाल सकते हो, जांच करने वाला, सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की जांच करने वाला। अमीर हाजिब का अर्थ है सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की जांच करने वाला। और इसे हांसी की क्या दी गई, अलाउद्दीन मसूद शाह द्वारा हांसी यानी कि जिसका नाम मैंने पहले वीडियो में बताया था, दूसरे में कोहराम, जैसे आज कहाँ, ये हरियाणा की क्या दी इसको, जागीर दी।
यानी कि इक्ता इसको इक्तेदार बनाया, कहाँ का, हासिया कोहिराम का जो हरियाणा में है। और ये आप याद रखेंगे, अमीर हाजिब का अर्थ क्या होता है, सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति की जांच करने वाला। और ये अमीर हाजिब का पद किसने दिया था, अलाउद्दीन, किसने, अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अब बलबन ने दो तीन चीजें और कही हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। आगे इसमें समझेंगे, एक शब्द है नियाम, नियाबत, नियाबत ए खुदाई। और ये जो नियाबत ए खुदाई है, इसका अर्थ होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। क्या अर्थ होता है, अल्लाह का प्रतिनिधि। नियामत खुदाई का अर्थ, नियामत खुदाई का अर्थ होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। और एक शब्द है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, इसका अर्थ होता है ईश्वर का, ईश्वर या अल्लाह का, ईश्वर या अल्लाह का प्रतिबिंब। इन दोनों शब्दों में अंतर है, क्या है, दोनों शब्दों में अंतर है। नियामत खुदाई का अर्थ होता है क्या, अल्लाह का प्रतिनिधि। और जिल्ले इलाही का अर्थ है अल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है। इसके बाद इसका एक पुत्र था बुखरा खां, उससे एक बात कही थी इसने, उसको लिख रहा हूं, सुल्तान निरंकुशता का सजीव चित्रण है, चित्रण। ये जो बातें हैं, ये जो बात है, ये किससे गई थी, बुगरा खां से, इसका पुत्र था बड़ा, उससे कही थी ये बात कि सुल्तान निरंकुशता का सजीव चित्रण है। आप समझ लीजिए, निरंकुशता इसके हर शब्द में है, यानी कि राजतंत्र में यह विश्वास करता था। इसके बाद क्या है कि इसने जो अपना राजत्व सिद्धांत दिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। राजत्व जो सिद्धांत था, इसने कोई बुक नहीं लिखी, बलबन ने कोई बुक नहीं लिखी, और इसने एक वसाया बनाया। एक मान लीजिए कि छोटे छोटे पन्नों की एक इस प्रकार से गांठ गठीली चीज, उसको वसाया, या वसीयत कहते हैं अपन, एक पूरा चिट्ठा बनाया अपना, वो एक बुक नहीं थी। तो इस वसाया में राजत्व सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया गया, लेकिन ये अलग अलग काट छांट थी, एक स्थान पर ये राजत्व सिद्धांत नहीं था। तो इस राजत्व सिद्धांत का जो संकलन था, वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा एक पुस्तक लिखी इसने, तबकात ए जहादर साहिब, तबकात ए फिरोज साहिब, क्या नाम था उसका, तबकात ए फिरोज शाही। ये पुस्तक याद रखेंगे, बलबन के शासनकाल से संबंधित है। तबकात ए फिरोज शाही पुस्तक में बलबन द्वारा बनाए गए राजत्व सिद्धांत में की जो छोटी छोटी अनर्गल और बेकार की बातें थी, उन सभी को छोड़कर सही और सटीक बातें और अच्छे शब्द थे, उन सबको निकालकर जियाउद्दीन बर्नी ने उसे तबकात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में संकलित कर दिया। ठीक है। तो क्या किया, इस पुस्तक में संकलित कर दिया,
किसको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बलवंत का राजत्व सिद्धांत बसाया या वसीयत में से किसने संकलित किया था, तो उसका नाम क्या था, जियाउद्दीन बर्नी ने किसने किया, तबकात ए जहां फिरोज शाही नामक पुस्तक में किया था। अब अगली चीज इसमें है, एक चीज और है, इसकी मृत्यु के बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि मृत्यु की इसकी क्या स्थिति रही। देखिए कि 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हेडिंग डाल देंगे अपन, बलबन की मृत्यु, क्या डालेंगे, बलबन की मृत्यु। 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद जो बर्नी है वो लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी, जिसे तबकात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी, बर्नी लिखता है कि इसकी पुस्तक, इसकी मृत्यु पर अमीर मलिक ऑब्लिक अमीर, दोनों वर्गों ने अपने कपड़े फाड़े, अपने सिर पर धूल फेंकी और 40 दिन जमीन पर सोए। 40 दिन किस पर, जमीन पर सोए। ये बर्नी ने लिखा है इसके बारे में। बलबन की मृत्यु के बाद इसने ये कहा कि जो मलिक है, ये इसका अर्थ होता है अधिकारी टाइप में है ये। तो बलबन की मृत्यु जो 1287 हुई थी, इस पर बर्नी ने लिखा, मलिक और अमीर यानी कि सभी वर्गों ने, दोनों ही वर्गों ने अपने कपड़े फाड़े, अपने सिर पर धूल उस टाइम फेंकी जिस टाइम इसको जो शमशान भूमि है वहां ले जा रहे थे, तो उस टाइम इसको ले जाते वक्त अपने सिर पर इन दोनों ही वर्गों के लोगों ने अपने सिर पर धूल फेंकी, गुस्से के कारण शोक जताया। एक प्रकार से 40 दिन तक ये जमीन पर सोए। और इस प्रकार आप ये देख सकते हो ये किस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर शासन काल में थी कि लोगों ने इसके लिए इतना कुछ किया कि मरने के बाद भी वो क्या किया, मरने के बाद भी 40 दिन कहाँ सोए, जमीन पर सोए। तो ये स्थितियां थी। अब आगे अपन जो ये बलबन का जो सिद्धांत था वो समाप्त हुआ। बलबन की स्थितियां हमने पढ़ ली, बलबन के बारे में हमने पढ़ लिया, बलबन का जो बचपन था वो भी हमने देख लिया कि कैसे उसे मंगोलों ने खरीदा, मंगोलों ने बंदी बनाया और उसके बाद उसे खरीद लिया गया, फिर बेचा गया, फिर दिल्ली लाया गया। तो ये स्थिति सारी इसमें रही। इसके बाद अब अपन आगे जो कल का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। क्या पढ़ेंगे, उत्तराधिकारी। बलबन के क्या पढ़ेंगे, उत्तराधिकारी पढ़े। ठीक है। तो ये 1287 से शुरू होते हैं और 1290 है। मात्र 3 साल ही इन बलबन के उत्तराधिकारियों की स्थिति रहती है और उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। तो खिलजी वंश के बारे में बातें करेंगे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, बलबन के उत्तराधिकारी जिनका टाइम पीरियड क्या है, 1287 से और 1290 तक। यानी कि बलबन का कितना था, 1266 से और 1287 तक। ये ध्यान रखना है, बलबन का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, थैंक यू। कल बात करते हैं। ओके।